हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐप क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने आपका एक नोट्स तैयार किया है जिसमें कि अगर ये सारे नोट्स के क्वेश्चन को आप लोग बना लेते हो तो आपके बिहार बोर्ड में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपके 40 में से 40 नंबर आपके आ जाएंगे। इस इतना में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में 40 में 40 आएगा। और हमने 11 सेट लिया है, ऑब्जेक्टिव का सेट 11 लिया है हमने ऑब्जेक्टिव का। अगर वो सेट को देख लेते हैं जो कि आपको इसी चैनल में मिलेंगे, अगर वो सारे सेट देख लेते हैं तो उसमें भी आपको 40 में 40 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव का सेट देखना चाहते हैं जाकर ऑब्जेक्टिव का सेट देख लीजिए और इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए जिसमें कि आपके 80 नंबर आपके बिहार बोर्ड में 80 में से 80 नंबर आपके आ जाएंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो क्लिप ना करें और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन को हमने देखिए पहले से कॉपी में लिख के रखा हुआ है और हमको आपको दिखाते जाएंगे और आपको समझाते हुए भी जाएंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको बस समझा देंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को अपने खुद से ही अपने से कॉपी में लिख सकते हो। अपने साथ एक कॉपी कलम रखें और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दो। तो सामाजिक विज्ञान के कितने मिलेंगे टोटल आपके हैं सामाजिक विज्ञान के, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के 103 क्वेश्चन है जिसमें कि आपके 103 में से आपके सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके इसी में से आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो जो बच्चे इस बार एग्जाम देना चाहते हैं देने वाले हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। जब आपका जो देखिए बच्चा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ। क्या है क्वेश्चन, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख दिए आपका। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, लिखना है उत्तर में लेना 1950 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की साम्यवादी सरकार तथा दक्षिणी वियतनाम में बायोदाई की फ्रांस समर्थित सरकार लगातार बढ़ता, ठीक है, बढ़ता बनाए थे। ठीक है, इसी क्रम में दिएन बिएन फू दुर्ग पर साम्यवादी हो ची मिन्ह की सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराकर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में साम्यवादी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से फ्रांस के समर्थन में अमेरिका ने प्रत्यक्षतः हिंद चीन में उतरने का निश्चय किया। चूँकि रूस वाले पहले से साम्यवादी हो ची मिन्ह का समर्थन कर रहा था, अतः तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नजर आ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप वियतनाम को दो हिस्सों में बांट उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को तथा दक्षिण वियतनाम फ्रांस अमेरिका समर्पित सरकार को दे दिया गया। ठीक है, अब बच्चों आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। क्या है बच्चों, बिहार के किसान आंदोलन पर हुए एक टिप्पणी को लिखे। तो इसका देखिए आंसर किस तरह हो जाएगा। तो इसका आपको देखिए आंसर लिखना आपको है बिहार किसान आंदोलन में 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन का प्रमुख स्थान है। यह आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें प्रत्येक किसान को अपने भूमि के 1/3 ठीक 1/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इस उपज को अत्यंत कम कीमत पर इनके द्वारा ले लिया जाता था। व्यापार के घाटे को किसानों से वसूल किया जाता रहा। लगान भी बढ़ा दी गई। चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसानों की परेशानियों से अवगत करते हुए महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह चलाकर किसानों की राहत पहुंचाई। ठीक है,
आप ये ले सकते हो, या जो चले सकते हो कि 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह का नाम है क्या है, किसान आंदोलन के नाम से इसे जानते हैं क्या, चंपारण सत्याग्रह को हम लोग किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस समय क्या हुआ था, आपका जो चंपारण जिला है, बिहार के जो आपका चंपारण जिला है, चंपारण जिला के जो जो वायसराय थे वो आपका थे नीलहे साहब। कौन थे? नीलहे साहब। नीलहे साहब क्या करते हैं, वहाँ के लोगों से 1/3 कितना जमीन का 3/20, अर्थात इसके पास 20 कट्ठा जमीन है, उसमें 3 कट्ठा आपको नील खेती जबरदस्ती करवाते थे। और अगर नहीं करते तो आपसे मिली आपको मारा पीटा जाता था, जबरदस्ती नील खेती करवाते थे। तो एक राजकुमार थे, कौन थे बच्चों? राजकुमार थे। राजकुमार शुक्ल क्या किया, गांधी जी को एक पत्र लिखे और उन्हें बिहार आने के आमंत्रित किए। चंपारण जब आए तो गांधी जी चंपारण आते हुए वहाँ पे एक सत्याग्रह चलाया और नील खेती को अंग्रेजों द्वारा बंद करा दिया गया। इसे हम किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, ठीक है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है बच्चों, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? क्या बच्चों है कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा आपका, इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होती है, जिस कारण से मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि मशीनों को संचालित करने के लिए कम संख्या में एवं विशेष मजदूरों की आवश्यकता होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, असहयोग क्या है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो इसका आंसर बच्चों, सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर, ठीक है, कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना था। इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया था, ठीक है, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया था। और दूसरे शब्दों में अगर इसको बच्चों लिखना चाहते हैं तो दूसरे शब्दों को आपको समझाते हैं, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। सितंबर कब? 1920 में चलाया गया था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इस आंदोलन के पूर्व अभी तक भारत के किसी भी आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, किसान, मजदूर, ब्राह्मण, राजपूत सारे लोग इसमें भाग लिए थे, ठीक है। लेकिन इसके पूर्व अभी तक किसी भी आंदोलन में इस तरह लोग भाग नहीं लिए थे, इसलिए इसे प्रथम आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए 5 क्या है का, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, शहरों ने किन नई समस्या को जन्म दिया? क्या है बच्चों कि शहरों ने किन नई समस्या को जन्म दिया? तो आप लोग देखते हो कि शहरों में क्या क्या समस्या होती है, उसी लिख लेना है, ठीक है। नए नए शहरों का उद्भव और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया। शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी, जिसके कारण शहरों में कई नई समस्या जन्म हुआ, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि। ये सारी समस्या किसमें, जब नए नए शहर बन गए, औद्योगिक क्रांति हुआ तो नई नई समस्या, तो शहरों में नई नई समस्या हो गया। जैसे क्या, स्वास्थ्य का संबंध हो गया, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वह कहाँ जाने लगे, तो गांव के लोग आपको कहाँ जाने लगे, शहर की ओर जाने लगे। जब सारे लोग शहर की ओर जाने लगे तो शहरों में छोटे से जगह में बहुत सारे लोग रहने लगे, जिसमें कि गंदगी फैलने लगे और नई नई समस्या होने लगे, बीमारी होने लगा, लोग बेरोजगार होने लगे। तो शहरों ने इन सभी समस्याओं को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, विश्व बाजार के स्वरूप का विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ था। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। जैसे जैसे औद्योगिक की क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली।
उत्पादन के बढ़ते आकार से कच्चे मालों की आवश्यकता हुई, जिसने इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां उसे कच्चा माल के साथ बनाया एक बाजार मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपका 7वां क्वेश्चन देखिएगा। आपका 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 7वां क्वेश्चन बच्चों, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंजूनगर नगर में कृषक जमींदार परिवार में जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्व किया। मुद्रा बनाने के हेतु उसने सीसा, टीन, ठीक है, और बिस्मथ धातुओं से उचित धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। इस प्रयोग एक सुस्पष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू किया। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन बच्चों, 8वां क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान महात्मा गांधी का है, संभवतः उतना किसी और भारतीयों का नहीं है। 1919 ईस्वी में 19 से 1947 ईस्वी तक यह स्वतंत्रता प्राप्ति तक आप भारत की राजनीति पर इस प्रकार छाए रहे कि बहुत से इतिहासकारों ने इस काल को गांधी युग नाम दिया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बच्चा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 9 में है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरे मुद्रा कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाया था। हैंडपंप का प्रथम बार मुद्रण कला संपर्क करने में प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। और बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। तो इसका देखिए आंसर रहेगा बच्चों क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी ने 1917 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक बहुत सारे आंदोलन लड़े। 1917 में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किया, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए। वहां से आने के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे अंग्रेज डर गए और भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। अतः 1947 में भारत छोड़कर चले गए और भारत अंततः 1947 में भारत छोड़कर चले गए और भारत आज़ाद हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 11 में बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 11 क्या है? 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें। इसका बच्चों आंसर जाएगा क्या? 1919 ईस्वी में आर्थिक संकट के कारण स्वयं वे ही देश थे जिन्हें इस संकट को झेलना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों बाद एक
यूरोप के अलावे पूरे विश्व बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ। उनके मुनाफे बढ़ते गए। दूसरे अधिकांश लोग गरीब और अभाव के चक्की में पीसने लगे। नई तकनीक तथा बढ़ते मुनाफा के कारण उत्पादन भी तो बढ़ता गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उत्पादित वस्तु के खरीदार गायब हो गया। लोगों के खरीदने की क्षमता समाप्त हो गई। कृषि उत्पादन की बिक्री भी रुक गई। आर्थिक संकट की यह सब स्थिति 1929 से 1933 तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बच्चों क्या क्वेश्चन आपको 12 है। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रूसी क्रांति के प्रमुख दो कारण थे। नंबर 1 में आपको लेना है जार के निरंकुशता। इसे आपको क्या लेना है बच्चों, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था और राजा की दैवी अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। उसके बाद उसके पॉइंट नंबर 2 में आपको लेना है मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्या है, तो मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसमें बच्चों डायरेक्टली लिखा रहना आपको है, रूसी क्रांति के पूर्व वहाँ के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा क्या, आर्थिक मंदी के प्रभावों को समाप्त करने एवं उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण की व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक राजनीति को नियमित करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 बच्चों का क्वेश्चन है 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्यों स्थगित किया। तो इसका बच्चों क्या आंसर हो जाएगा क्या, गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम स्थान पर लोगों ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया। क्योंकि आंदोलन हिंसा पर आधारित था, इसलिए इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, अर्थात क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 क्या है, क्वेश्चन आपको 15वां क्वेश्चन है। तो 15वां क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया था। इसका आंसर बच्चों, भारतीय अंग्रेजों ने आगमन के बाद भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। समाचार पत्र लोगों तक हिंदी भाषा में छपा कर पहुँचाने लगे और अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण का पर्दाफाश करने लगे। लेकिन अंग्रेजी समाचार पत्र पर यह एक कानून लागू नहीं था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में वायसराय लिटन द्वारा पारित किया गया था। भारतीयों द्वारा इस नीति का जमकर विरोध हुआ। अंत में 1882 लॉर्ड रिपन द्वारा इस एक्ट को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 16 में क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन नई परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के साथ ही
श्रमिकों का वहां आना आरंभ हो गया। इनमें अधिकांश भूमिहीन कृषक मजदूर थे जो अधिक और नगद आय की लालसा में अपने गृह गांव से पलायन कर, अर्थात वहां से आकर, ठीक है, पलायन कर शहरों में आने लगे। वास्तव में गांवों में कृषि कार्य की मजदूरी में अनाज ही मिलता था। इस कारण उनकी बहुत सी आवश्यकताएं अतृप्त ही रह जाते थे। लेकिन शहरों में आकर वे फैक्ट्री श्रमिक बनकर नगद आय प्राप्त करने लगे। इससे इनको लगा कि इनकी सुविधा बढ़ने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का 17 नंबर क्वेश्चन है कि देखें, क्वेश्चन का 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 बच्चों का क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैलाने में योगदान नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी, उसका बच्चे आंसर आपको लेना है। उसका देखिए आंसर आपको लिखना है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को नेपोलियन की विजयों ने बढ़ा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने विजयी राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। फ्रांसीसी आधिपत्य वाले राष्ट्रों में नेपोलियन संहिता फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। नेपोलियन ने इन कार्यों से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग सुगम हो गया। अंततः नेपोलियन ने इटली और जर्मनी को भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथ ही नेपोलियन ने युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई एवं आक्रोश बढ़ा जिससे भी राष्ट्रवाद की विकास हुआ। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान के फलस्वरूप पोलैंड, हंगरी और यूनान भी राष्ट्रवाद के लहर में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का 18 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है खूनी रविवार का क्वेश्चन बच्चों, क्या खूनी रविवार क्या है, इसका देखिए बच्चे आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारा लगाते हुए सेंट पीटर वर्ग महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आप ले सकते हो। दूसरा आपको क्या कहना है कि जो रूस है वो बहुत बड़ा राष्ट्र है। रूस क्या दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और जो आपका जापान है छोटा सा देश है। तो जापान से जब लड़ते हुए युद्ध करते हुए जब आपका रूस हार गया, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग गुस्सा में आकर के वहाँ पर आंदोलन छेड़ दिए और रोटी देकर नारा करते हुए सेंट पीटर के महल की ओर जाने लगे। तो जार के जो सेना थे उन्होंने क्या कर दिए, उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरछा, जिसमें कि हजारों लोग मारे, जिसमें कितना हजारों लोग मारे गए और खून की नदियां बह गई। क्योंकि उस दिन जो था भारत में रविवार का दिन था, इसीलिए भारत में इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19वें क्वेश्चन है बच्चों को। देखिए 19वें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको 19 में है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, इसका बच्चन चलेगा। समरकंद पर्सिया सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। यह एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारिक का मार्ग था। इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको 20वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 20 में है, मेजनी कौन था। क्या क्वेश्चन, मेजनी कौन थे, इसका बच्चे आंसर क्या, मेजनी साहित्यकार
गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण का ये मसीहा मेजनी को कहा गया था। 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप तक नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 बच्चों क्वेश्चन आपका देखो 21 क्वेश्चन क्या है। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। पूंजीवाद क्या है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, पूंजीवाद क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसे आप तो अपने आपसे आप खुद लिख सकते हो। तो इसको हम आपको देखिए समझाते हैं। पूंजीवाद क्या होता है, वैसा सामाजिक व्यवस्था क्या होता है, वैसा व्यवस्था, वैसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जहाँ की देश के संसाधनों का, जिसका हाँ कि देश के संसाधनों का स्वामित्व का जो संसाधन होता है, वहाँ पे जो संसाधन होता है वहाँ पे सारा अधिकार किसको होता है, किसी खास व्यक्ति, किसके पास होता है बच्चों, कोई खास व्यक्ति को होता है, किसी एक व्यक्ति के पास होता है। जहाँ पे कि स्वामित्व के संसाधनों का अधिकार प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, किसी खास व्यक्ति पास हो, जहाँ पे लोग सब पूंजीपति लोग हो, उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आपको क्या हो गया अमेरिका, जहाँ किसी जैसे कि आपका अमेरिका, अमेरिका में जितने भी संसाधन है उसका स्वामित्व जो है किसी खास व्यक्ति के पास होता है। जैसे आपका ट्रेन चलेगा तो कौन सा ट्रेन चलेगा, आपका प्राइवेट ट्रेन चलेगा। आपका बस चलेगा तो प्राइवेट बस चलेगा। कोचिंग है तो प्राइवेट कोचिंग है। ट्रेन है तो ट्रेन है तो ट्रेन हो गया आपका प्राइवेट। आपका स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल रहेगा। हॉस्पिटल है प्राइवेट स्कूल रहेगा। किसी अगर आपका एरोप्लेन है तो प्राइवेट किसी का रहेगा, किसी खास व्यक्ति रहेगा, किसी खास व्यक्ति के पास हाथों में रहेगा। वैसे राष्ट्रीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 में देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 22 है क्या, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो बच्चों इसका आंसर है आपका, तो बच्चों इसका आंसर है क्या, न्यूनतम मजदूरी कानून 1949 में, कब 1949 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों की उसकी क्षमता के मुकाबले मजदूरी निश्चित हो जाए, ताकि कारखानेदार उनका शोषण नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाए।
इसके साथ ही उनके काम में घंटे भी निश्चित किए गए। न्यूनतम मजदूरी इतनी निश्चित की गई कि जिससे मजदूर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। इतना ही नहीं, इससे कुछ अधिक भी हो इसका भी ख्याल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि छापा खाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन क्या बच्चों, छापा खाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ। तो बच्चों इसका आंसर है क्या, छापा खाना, ठीक है, छापा खाना समरकंद, पर्सिया सीरिया मार्ग अर्थात रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा छापा खाना सर्वप्रथम यूरोप में रोम में पहुंचा। उसके बाद 13वीं सदी के अंतिम में रोमन मशीनरी एवं मार्कोस पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। इस प्रकार से आपका छापा खाना जो है यूरोप में पहुंचा। नेक्स्ट आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो बच्चों विश्व बाजार देखिए किसे कहते हैं, जहाँ पे विश्व के सारे सामान मिले। वैसे यहाँ पर ले देंगे वैसा बाजार या वैसा मार्केट जहाँ के विश्व के सारे सामान वहाँ पर उपलब्ध हो, विश्व के सारे सामान वहाँ पे उपलब्ध हो, वैसे बाजार को विश्व बाजार कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको 25 क्या है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन क्या आपको अच्छा है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, अक्टूबर की क्रांति क्या है बच्चों, अक्टूबर की क्रांति 17 नवंबर 1917 ईस्वी एवं पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। एवं यह घटना रूस में हुई थी। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। उस दिन बोल्शेविकों के प्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया था और करेंसी ने रूस में छोड़कर भाग गया था। यह घटना अक्टूबर के महीने में हुआ था, इसलिए इस घटना को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। तो बच्चों इसका आंसर हो क्या, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वह दूसरा आंदोलन था जो बड़े पैमाने पर देश भर पर फैल गया था। इस आंदोलन में महिलाओं, मजदूर वर्ग, ठीक है, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब अमीर और सभी की सहभागिता था। मध्य विद्यालय से कॉलेज तक के छात्रों का इस आंदोलन में सहयोग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिकों एवं कृषकों को भी प्रभावित किया। आंदोलन का परिणाम था कि फिरंगी सरकार को कांग्रेस के साथ बराबर के आधार पर बात करने को मजबूर किया। दूसरा परिणाम जो महत्वपूर्ण परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार को 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिवेशन पारित करना पड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। क्या बच्चों पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इसका देखिए उपयोग लेना है, पांडुलिपि है क्या, तो इसमें आपको लेना है बच्चों, पीली या सफ़ेद आभा वाली हाथ से लिखी गई लिपि ही पांडुलिपि कहलाती है। भारत में छापाखाना के विकास से पहले भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, सुवर्ग पत्र, लकड़ी, पत्थरों आदि इत्यादि पर हाथ से लिखने की कला को ही पांडुलिपि कहते हैं। अर्थात हाथ से लिखने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो पांडुलिपि कहते हैं। यह काफ़ी पुरानी एवं समृद्धि परंपरा थी। इसकी उपयोगिता यह है कि इससे हमारे पूर्वजों की बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। यह
महाकाव्य, नाटक, कहानी के रूप में विशेष ग्रंथ है। और प्राचीन काल के संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेक, ठीक है, अनेक एक तस्वीर उपयुक्त पांडुलिपि हमारे पास है। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय से भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा बच्चों भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1 पे लिखेंगे सेवा क्षेत्र का काफ़ी तेजी गति से विस्तार हुआ। नंबर 2 लिखना है रोजगार के नए नए अवसर खुले। नंबर 3 आपको लिखना है विभिन्न देशों के वस्तु भारत में उपलब्ध होने लगा एवं भारत की वस्तुएं विभिन्न देशों में भी उपलब्ध है। उसका नंबर 4 लिखना है सूचना का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व का अग्रणी देश बन पाया। नंबर 5 लेना है विभिन्न देशों में भारतीयों को रोजगार मिला आदि। उसका अगला क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है मुद्रण क्या है। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। बच्चों इसका समझा क्या, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। इसने लोगों की जिंदगी ही बदल दी। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज में सभी वर्गों तक पहुंचने लगी। पहले जनता सुनने वाली थी, लेकिन मुद्रण क्रांति के बाद पढ़ने वाली जनता का विकास होने लगा। मुद्रण क्रांति ने धार्मिक क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला। राजनीतिक एवं धार्मिक मान्यताओं पर नए सिरे से विचार आरंभ हुआ। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति का प्रकाश यूरोप में भी फैल गया। लोगों ने निरंकुश सत्ता से लड़ने हेतु नैतिक साहस का संचार किया। मुद्रण क्रांति ने भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाने में बहुत मदद की। देश के अनेक राष्ट्रवादी अखबार छपने लगे। इसने संपूर्ण भारत को एकता जनमत तैयार करने का कार्य तथा राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया। अगला क्वेश्चन बच्चों है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बच्चों क्या है क्वेश्चन कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। देखिए बंधुआ मतलब क्या निकलता है, बांधा हुआ, क्या होता है तो बंधा हुआ। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि जो मजदूर है बांधा हुआ, ऐसा मजदूर ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए पहले जो था बहुत बड़े बड़े व्यापार होते थे। पहले बड़े क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, वो जिसके पास ज़मीन है, ज़मींदार लोग क्या करते थे, किसान को मजदूरी क्या करते थे, पैसा देते थे, ठीक है। और जब वो किसान उसका पैसा वापस नहीं कर पाते थे, उसका जो पैसा वापस नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते ज़मींदार उन किसान को अपने घर में रख करके बोलते थे हम काम पूरा, जब तक पैसा वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हें पैसा मिलेगा भी नहीं। और उससे ज़बरदस्ती काम करवाता था, जब तक उसका पैसा पूरा हो न जाए। इस ऐसे मजदूर को ही बंधुआ मजदूर कहते थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है बच्चों, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इसका बच्चों आपका आंसर जगह इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रचारों को बढ़ाया। मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रगति स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ। देखते पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और अंततः सफलता पाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा को संक्षिप्त में लिखे। क्या बच्चा कि दांडी यात्रा को संक्षिप्त में लिखे। देखिए दांडी यात्रा क्यों हुआ था, तो नमक कानून के लिए। हम एक आपको पहले लेते, ठीक है, गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, गांधी जी द्वारा।
गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसका नाम था दांडी यात्रा। क्या नाम दिया बच्चों दिया, इसका नाम क्या दिया, तो दांडी यात्रा दिया गया बच्चों। ठीक है, अब क्या नाम दिया बच्चों, तो दांडी यात्रा दिया गया। ठीक है, ये जो यात्रा यात्रा है गांधी जी ने 78 व्यक्ति के साथ शुरू किए थे। किसके द्वारा, कितने बच्चे व्यक्ति के साथ शुरू किए थे, 78 व्यक्ति के साथ शुरू किए थे। ठीक है, 78 व्यक्ति के साथ शुरू किए थे। और कहाँ शुरू किए थे, साबरमती आश्रम से 78 व्यक्ति के साथ शुरू किए थे। और पैदल 24 दिनों के पश्चात वो कहाँ पहुँचे थे, दांडी पहुँचे। कहाँ पहुँचे बच्चों, तो दांडी पहुँच करके जो वहाँ पे समुद्र था, समुद्र के पानी को लिए और उसे गर्म किए और गर्म करके बोले कि देखो आज से अंग्रेजों गर्म किए तो पानी तो उड़ गया, बचे क्या, नमक। नमक को मुट्ठी में लेकर के इस तरह से गिराए और बोले देखो अंग्रेज आज से जो भारतीय है तुम्हारे जो तुम्हारा नमक है उसका उपयोग नहीं करेगा, भारतीय खुद का नमक बनाएगा, खुद ही उपयोग करेगा। इसे ही क्या नाम दिया गया, इसे ही दांडी यात्रा कहा गया। बस इसमें लिखना कि कैसे लिखा कि दांडी यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चलाया गया एक आंदोलन था। ये आंदोलन 78 व्यक्ति के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम में शुरू किए थे और पैदल चलते चलते लाखों लोगों से जुड़ते गए और दांडी पहुंच करके दांडी पे जब समुद्र का जल लिए, जब पानी को गर्म किए, पानी उड़ गया और आपका क्या बच गया, नमक बच गया। और नमक को लेकर के मुट्ठी मुड़ाया और बोला कि देखो इरविन आज से तुम्हारा नमक का उपयोग भारतीय लोग नहीं करेंगे, यहाँ के लोग खुद ही नमक बनाएंगे, खुद ही उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए, इसे लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं बच्चों। इसका कैंसर कर देगा कि चंपारण सत्याग्रह इनके भी किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। इसे लेना है बच्चों 1917 ईस्वी में चलाया गया एक आंदोलन गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। इसमें लेना है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया 1917 ईस्वी में, गांधी जी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में चलाया गया चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन को होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि चंपारण जिला का जो बासरा था जिनका नाम था नीलहे साहब, बच्चों क्या था, नीलहे साहब वो वहाँ के किसानों से 20 कट्ठा जिसके पास जमीन है, 3 कट्ठा बोला था, वो लोग क्या करना पड़ेगा, तो आपको नील खेती करना पड़ेगा जबरदस्ती। तो जबरदस्ती नील खेती करवाते थे और नहीं करने वाले लोगों को मारा पीटा जाता था। आपको पता होगा कि अगर जिस भूमि पर एक बार नील खेती हो जाती है वो भी बंजर होते हैं। तो चंपारण के राजकुमार शुक्ल, कौन, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को पत्र लिखे और गांधी जी को पत्र लिख करके बोले कि आप यहाँ चंपारण आइए, यहाँ और यहाँ के किसानों का दुख दर्द मजबूरी को समझिए। गांधी जी जब यहाँ आए, जब गांधी जी चंपारण आए और वहाँ पे आते ही वहाँ पे नीलहे साहब से मिल करके वहाँ पे नील खेती बंद कर दिया, जैसे कि हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते, क्या बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं। देखिए इसको कैसे लेना बच्चों, इसे आपको लेना है जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण था क्या 1919 में, क्या कब बच्चों 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था। कब जब आया था, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में का इसका कारण, इसका बच्चों क्या था काम कि किसी भारतीय पे, किसी भी भारतीय को शक के आधार पर पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसका बेल भी नहीं होगा, उसका बेल भी नहीं होगा, अब उसे जेल में ही रहना है। तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में, कहाँ है बच्चों, पंजाब में जलियांवाला बाग में जो आपका बगीचा है, उस बगीचे में एक बैठक बैठाया गया था। तो वहाँ पे अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज को पता चलता है कि अब यह भारतीय है, वो कुछ संगठन बनाए हुए हैं, वहाँ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे अंग्रेज आते हैं और वहाँ के निहत्थे लोगों पर गोलियां की बौछार करते हैं, बमों की बौछार करते हैं, इसमें कि लाखों लोग मार देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो घटना है कहाँ हुआ था बच्चों, जलियांवाला बाग में हुआ था। कहाँ बच्चों हुआ था, जलियांवाला बाग में हुआ था। इसीलिए इस घटना का नाम क्या नाम दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों दिया गया। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपका बच्चा अगला क्वेश्चन है, आपको देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जाति जारी है, स्पष्ट करें। तो जो भारत में बच्चे है जातिगत असमानताएं जारी है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बच्चों भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और अधिक लोग क्या है पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पे शिक्षा की कमी है, जिसके कारण क्या करते हैं अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव में अगर गलत व्यक्ति भी खड़ा हुए हैं और वो व्यक्ति जो है बहुत गंदे व्यक्ति हैं, लेकिन उसका जितने भी जाति वाले लोग होंगे अगर वो क्या करेंगे, अपने जाति वाले को ही वोट देते, अपने जाति वाले को ही वोट देते, जिसमें क्या होता है जाति के आधार पर सरकार बनती है। किसके आधार पर, जाति के आधार पर सरकार बनती है और गलत आदमी में रहने के पश्चात भी वो देश को ही खोखला करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में जातिगत असमानताएं जारी है, अभी भी जारी चल रहा है। ठीक, अभी भी चल ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में
क्या महत्व रखती है? इसका बच्चा हो जाएगा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्व रखती है। कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी से ही लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है। अगर कोई जो सरकार है, अगर कोई स्कीम नहीं लाता है और उसका समर्थन भारत के सभी जनते या मतलब कि देश के किसी भी सारे जनते करते हैं, तो सत्ता की साझेदारी होती है। देश के हर कामों में समर्थन करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। आपका नेक्स्ट वो क्वेश्चन है बच्चा, आपका 38वां क्वेश्चन है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो बच्चों इसका आंसर आपको लेना क्या है, इसका आंसर आपको हो जाएगा छात्र आंदोलन जो है 1974 में कब बच्चा हुआ शुरू होता? तो 1974 में शुरू हुआ था। इसका देखिए कारण होने का क्या था कि 1972 में जब चुनाव हो रहा था, 1972 में जब चुनाव हो रहा था, कब बच्चा 1972 में जब चुनाव हो रहा था, तो इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी प्रधानमंत्री पद के लिए। जब खड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर हम प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो भारत के सभी जनता का किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, गरीबी दूर होगा, महंगाई कम होगा, बच्चों को अच्छे भोजन मिलेगा, अच्छे कपड़ा मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा और अच्छी शिक्षा मिलेगा। लेकिन जब वो जीती तो 2 वर्षों तक, कब तक? 2 वर्षों तक ऐसा एक भी परिवर्तन भारत में देखने को मिला नहीं। तो जो बिहार के जो छात्र थे वो जयप्रकाश नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक आंदोलन करना है। तो उन्होंने ये समझाते हैं किस करना है। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? तो आपका करते हैं यही जयप्रकाश नारायण ही करते हैं। तो ये इस तरह से आपको लिख दोगे तो आपको इसे मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा देखिए बच्चों, क्या है राजनीतिक दल की परिभाषा दे बच्चों, इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका बच्चा आंसर आपका हो जाएगा राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गतियाँ और कार्यक्रमों को तैयार करती है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्त नहीं कर पाती है तो वे जनता के समस्याओं को उजागर कर सरकार के सामने रखती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन जो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका बच्चा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, विपक्षी दल क्या बच्चों है, विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए विपक्षी दल होता है, देखिए 2 दल है, क्या मतलब मान लीजिए आपका 2 दल, एक आपका कांग्रेस है ठीक है, कांग्रेस है, और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका जो है वो बीजेपी है। कौन सा बच्चा है? बीजेपी है। तो ये आपका क्या करते देखिए, एक कांग्रेस एक बीजेपी, अगर देखिए बीजेपी का सरकार बना हुआ है तो कांग्रेस वाले इसका विरोध करेंगे और इनके गलतियों को जनता के पास लाएंगे, जनता के पास लाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो बीजेपी दल है, जिसका सरकार देश में है, जिस पार्टी का सरकार देश में है, वो पार्टी क्या करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, देश का विरोध में वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर विरोध में काम करेंगे तो दूसरे पार्टी लोग क्या करेंगे, जो विपक्षी दल है वो बच्चों क्या कर देंगे, उनके गलतियों को जनता के पास लाएंगे। और जब अगले बार जब वोट होगा, चुनाव होगा, तो उस समय जो व्यक्ति गलती किया था उसको वोट नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो जिसका सरकार है वो गलत काम नहीं करेंगे और लोकतंत्र को बनाए रखेंगे और जनता से डरते हुए जाएंगे। यही किसका काम है? तो ये विपक्षी दल का काम है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ विपक्षी दल होने के कारण यहाँ पे जिसका सरकार है वो अपना मनमानी कर नहीं पाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिश्राप है कैसे? क्या क्वेश्चन, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिश्राप है कैसे? तो इसका बच्चे बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिश्राप है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि लोग अशिक्षित होने के कारण वो व्यक्ति ये पता नहीं कर पाते कौन व्यक्ति अच्छे हैं, कौन सरकार, किसका सरकार बनेगा तो अच्छा सरकार आएगा, वो ये सब देख नहीं पाते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को अपना वोट, बहुमूल्य वोट दे देते हैं और अपना सरकार बनते हैं। अगर कभी गलती से अशिक्षित होने के कारण वो क्या करते हैं, अपने गाँव में देखते होंगे कि गांव में 2-4 व्यक्ति आएंगे और बोलेंगे फलना व्यक्ति को आपको वोट देना है, फलना व्यक्ति को आपको वोट देना है। तो वो लोग क्या करते हैं, फलना व्यक्ति को वोट देते हैं, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि वो व्यक्ति कैसे है, वो व्यक्ति किस तरह के आदमी है, अच्छे या बुरे हैं, तो वो देख नहीं पाते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर बुरे लोग का सरकार बन जाता है तो वो क्या करते हैं, देश को खोखला करने देते, देश को खाने लगते हैं। जिसमें क्या होता है,
जिससे हम क्या कह सकते हैं, जो अशिक्षित है लोग हैं वो अपना बहुमूल्य वोट जो है किसी गलत आदमी के हाथ में देता है और गलत आदमी देश को खोखला करना शुरू करता है। इसलिए इससे यह साबित होता है कि अशिक्षा है जो लोकतंत्र के लिए क्या है, अभी श्राप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 42वां क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। क्या है बच्चों, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। तो इसका बच्चे आंसर क्या, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या बच्चे होगा, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आतंकवाद अपना आतंकी उस समय फैलाते हैं जब देश के अंदर वोट चुनाव या कहीं भीड़ भड़क के जगह पे जाते हैं और वो अपना कहीं वहाँ पे बमबारी गोलीबारी लाठीचार्ज करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जनता डर जाते हैं। जनता क्या होते हैं, डर जाते हैं और अपना बहुमूल्य वोट देने नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गलत लोग का सरकार बनता है। और जब गलत लोग का सरकार बन जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने देश को ही खोखला करना शुरू करता है। इससे यह साबित होता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है और जो आतंकवाद है वो लोकतंत्र को देखना पसंद करता नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों को लेके। क्या है बच्चों, कि भारत में जातिवाद पनपने के 4 कारण निम्नलिखित है। इसमें क्या लेना है बच्चों, कि भारत में जातिवाद पनपने का 4 कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 में बच्चों लिखेंगे आपका कि जातिवाद पनपने का प्रमुख कारण, एक नंबर देख लिखेंगे, जातिवाद पनपने का प्रमुख कारण है कि यहाँ के लोग अशिक्षित है। क्या बच्चे, यहाँ के लोग अशिक्षित है। दूसरा कारण लिखेंगे कि यहाँ के लोग जाति के आधार पर काम का बंटवारा किए, जाति के आधार पर क्या काम का बंटवारा किए। दूसरा लिखेंगे, जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो उसी समय उस व्यक्ति का जो जाति है निर्धारण कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपको लेना है कि यहाँ के लोग बेरोजगार है, जिसमें कि लोग अपने जाति वाले को वोट देते हैं, जिसमें कहते हैं अपने जो जाति वाले हैं वो वोट को बढ़ावा मिलते हैं। और आपको लेना है तो जिसका सरकार है वो अपने जाति वाले को क्या करते हैं, जो अब जिसका मान लीजिए बिहार में किसी व्यक्ति का सरकार है, ठीक है, जिस जाति वाले का सरकार है वो क्या करते हैं, उस राज्य में अपने जाति वाले का अधिक समर्थन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, लोग उसी जाति में रहना पसंद करते हैं। ये सब जो कारण है भारत में जातिवाद पनपने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की दल बदल कानून क्या है। बच्चों क्या है, दल बदल कानून क्या है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो बच्चे, इसका आपको आंसर लेना क्या, राजनीति दल लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियाँ और कार्यक्रमों को तैयार करती है। जब कोई राजनीतिक सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाती है तो वे जनता के समस्या को उजागर कर सरकार के सामने रखती है। ठीक है, ये आपको हो गया क्या, राजनीतिक दल। इसका देखिए दल बदल जो कानून था, देखिए उसका बच्चों क्या होगा आंसर। देखिए दल बदल कानून क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको लेना है विधायकों और क्या है, विधायकों और सांसदों, एमएलए तथा एमपी को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन करके कानून बनाया गया है। इसी कानून को दल बदल कानून कहते हैं। इस कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि ऐसे दल बदल कानून करने वाले पर उचित कार्रवाई हो। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूचना का अधिकार क्या है बच्चों, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। क्या बच्चों, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है बच्चों कैसे, देखिए इसका बच्चों आंसर क्या देगा। इसका आंसर आपको लिखना क्या है कि सूचना का अधिकार कानून से के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है ताकि कार्य में हो रहे धांधली को रोका जा सके। इससे देश और भी तीव्र गति से विकास करेगा। अतः सूचना का अधिकार कानून ये लोकतंत्र का रखवाला है। और सूचना का अधिकार पारित हुआ बच्चों, हुआ था 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगमों के कार्यों को लिखे। क्या बच्चा है, नगर निगम के कार्यों को लिखें, ठीक है, नगर निगम के कार्यों को लिखे। आपका 46 नंबर क्वेश्चन नगर निगम के कार्यों को लिखे। तो बच्चों इसका आंसर है क्या, नगर निगम के कार्य निम्नलिखित, जैसे कर लेना नगर निगम के कार्य निम्नलिखित। नंबर 1 में लिख देंगे बच्चों कि सड़क का मरम्मत करवाना। नंबर 2 में लिखेंगे पेयजल की व्यवस्था करना। नंबर 3 आपको लिखना है शौचालय की व्यवस्था करना है। उसके नंबर 5 में लेना है
सड़कों पर लाइट लगवाना। नेक्स्ट आपको लिखना है कि नालियों का मरम्मत करवाना। अगला लिखना है कि अपने मोहल्ले को, नगर निगम जहाँ पे है वहाँ के मोहल्ले को साफ सफाई रखना। ठीक है, तो ये अगर इतना पॉइंट लिख देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक वो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका का विस्तार में विवेचना करें। क्या है, लोकतंत्र में विपक्षी दलों का विस्तार में विवेचना करें। आपका देखिए ये जो क्वेश्चन लिखाए थे कि विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें, वही क्वेश्चन इसमें भी है। अगर वो क्वेश्चन आप इसमें लिख देते हैं तो आपका ये भी सही हो जाएगा। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। बच्चों क्या है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रत्येक समाज में लोगों के अन्य लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदायों से संबंध हो जाते हैं, तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, दलित, पिछड़ी जातियां के समुदाय राजनीतिक विभाजन के उदाहरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन ये बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्या है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पंचायती राज क्या है। तो इसका बच्चों आपका पंचायती राज का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शासन के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने के लिए भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है। आपका अगला क्वेश्चन बच्चों है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह की परिभाषा दे। क्या है बच्चों, दबाव समूह की परिभाषा दे। इसका बच्चों, दबाव समूह वैसे समूह कहते हैं जिस समय कि देश के अंदर का संकट आ गया हो, तो उस संकट में दबाव समूह वाले क्या करते हैं, अपना संगठन बना करके अपने देश को बोलते हैं, देश के सरकार को बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दिए वरना हम लोग हड़ताल कर देंगे। तो हड़ताल जो करते हैं ना, उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। अपना काम निकलवाने के लिए लोग अपना संगठन बना करके, एक समूह बना करके लोगों सरकार को दबाव में डालते हैं और कहते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए। जैसे आप कर सकते हैं कि अगर जिस प्रकार भारत में देखिए ये आपका कोरोना काल चला था और उस समय डॉक्टर लोग हड़ताल करता, बोल दे कि हम लोग मरीजों का इलाज नहीं कर देंगे, मेरा सब वेतन बढ़ा दीजिए। तो उस स्थिति में सरकार को उसका वेतन बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो देश का सुरक्षा करना चाहिए था। तो ऐसे स्थिति को क्या बोलेंगे, ऐसे समूह क्या बोलेंगे, आपका दबाव समूह जो बोला जाएगा। जैसे देखिए देश के अंदर का पूरा परीक्षा चला है, तो उस परीक्षा के समय टीचर क्या करेंगे, जांच करने के बाद बोल देंगे कि मेरा पेमेंट बढ़ा दीजिए, अगर आप पेमेंट मेरा नहीं बढ़ाइएगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में सरकार को उनका बात मानना पड़ेगा। तो ऐसे समूह हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में दे। तो बच्चों इसका आंसर होगा क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकार कामकाज पर नियंत्रण करना है। प्रयत्न कर लेना है। 1996 ईस्वी में दिल्ली में सूचना का अधिकार आंदोलन को लेकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 2002 ईस्वी में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ। 2004 ईस्वी में इस विधेयक को संसद में ले जाया गया। 1905 ईस्वी में राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली और यह अधिनियम बन गया। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, आपको बच्चों अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। बच्चों चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो इसका देखो बच्चों जब आपका था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, बच्चों क्वेश्चन में कितना है 52 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ पौधा को बचाए। इसका जो नेतृत्व किए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा किसके द्वारा हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। किसका, तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसमें क्या था बच्चों, चिपको आंदोलन में अंग्रेज जब पेड़ पौधा काटने आए थे तो वहाँ के चिपको आंदोलन चला था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में चला था। जो उत्तराखंड के जो महिलाएं पुरुष थे वो
सुंदर भवनागना के साथ गए और वहाँ के पेड़ पौधा को अपने दोनों हाथों से पकड़ ले, जिस प्रकार से अपनी साली को एक जिया पकड़ते हैं, अपने साले को जिस प्रकार अपने साले को एक जिया जी पकड़ते हैं, उसी प्रकार से वहाँ की महिलाएं पुरुष क्या कर दिए, पेड़ पौधा को पकड़ लिए और अंग्रेजों से कहा कि पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ पौधा काटने मिलेगा। तो चूंकि पेड़ पौधे चिपक गए, पेड़ पौधे से चिपक गए, इसी को नाम दिया चिपको आंदोलन। ये नहीं बोल दिएगा कि जिया जी है मैं अपने साले सट गया और उसकी घरवाली देख लिया, बस हो गया युद्ध, उसे हम बोलेंगे चिपको आंदोलन, ऐसा कुछ लिखना आपको है बच्चों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्या का वर्णन करें। तो बच्चों इसका आंसर क्या लेना है आपका, आंसर इसका आंसर लेना है आपको, लिखना है भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित 4 समस्या है। नंबर 1 में लिखेंगे वंशावाद, ठीक है, कि वंश के आधार पर अगर मतलब किसी के पहले का वंश मुखिया है तो उसका भी जो बेटवा आएगा वो भी वंश मुखिया बनेगा। फिर क्या है पाड़वाद, जातिवाद, और क्या है अज्ञानता। अज्ञानता कारण क्या करता है, समस्या आ रहा है किसमें, लोकतंत्र में समस्या आ रहा है, लोकतंत्र सफल हो नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन आपका है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, इसे में लेना है धर्मनिरपेक्ष राज्य वैसे राज्य को कहते हैं या वैसे देश को कहते हैं जहाँ पे सभी धर्मों का समान अधिकार, जहाँ पे सभी धर्मों का समान अधिकार हो, कोई भी धर्म ना ऊंचा हो ना गरीब हो ना ऊपर हो ना नीचे हो, ठीक है, सभी धर्म क्या हो एक समान माना जाता हो, ठीक है। तो भारत के साथ जो भारत अगर बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो कैसे, तो भारत में किसी भी धर्म को एक अलग से कुछ हेल्प सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, सभी धर्म को समान माना था, किसी कोई भी धर्म यहाँ ऊंचा ना नीचे, किसी धर्म को ऊपर नीचे नहीं माना, सभी धर्म को समान अधिकार दिया गया है। तो ये इसी ऐसे जो राष्ट्र होता है उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि समवर्ती सूची क्या है, क्वेश्चन समवर्ती सूची क्या है, तो इसका आपको आंसर लेना है वैसी सूची जिसमें आने वाले विषय केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो बच्चों क्या, राजनीतिक दलों को प्रभाव बनाने के 2 सुझाव दे। तो इसका बच्चों से लेना क्या, राजनीतिक दल के प्रभाव बनाने के 2 सुझाव निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे क्या कि जनता के समर्थन होना चाहिए, कि जनता जब बोले उनका काम तुरंत कर दे, इससे क्या होगा जनता के मन में उनका जो इज्जत है वो बढ़ जाएगा, उसका इज्जत बढ़ जाएगा। और दूसरा लिखना क्या, जनता के द्वारा दिए गए काम को सरकार तक पहुंचा करके उस कामों को जल्दी जल्दी पूरा करवाना, जिससे क्या होगा जनता के दिलों को वो जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बतावे। तो बच्चों इसका देखिए हमने आंसर लिखा यहाँ पे, इसका बच्चे आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसमें आंसर लिखेंगे बच्चों कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे नीतियों के कार्यक्रम तय करना, जैसे लेना क्या, इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। नंबर 2 में पॉइंट लेना है, पॉइंट नंबर को देखिए बच्चों क्या लेना है, दोनों पॉइंट आपको लेना है, शासन का संचालन सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल का दायित्व होता है सत्ता का संचालन सुचारू ढंग से करना। नंबर 3 लिखेंगे चुनाव लड़ना, क्या है चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करने के लिए सुचारू ढंग से चुनाव लड़ना है। नंबर 4 में लेना क्या, दलीय कार्य, इसमें लेना प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दल से संबंधित कार्यों को भी करता है। नंबर 5 में लिखना है राजनीतिक प्रशिक्षण देना, इसमें क्या बच्चे लेना है अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से संबंधी प्रशिक्षण भी देते हैं। अब उसका अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, देख रहे हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो इसका देखिए करना है कि जब जाति धर्म भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिल पाती है तो इन समुदायों के असंतोष एवं टकराव से सामाजिक विभाजन राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न होता है। इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि सत्ता में सभी समुदायों का साझेदारी हो। नेक्स्ट आपका देखो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, बच्चा आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या कि
गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? तो बच्चों इसका आंसर क्या कैसे लेना है कि गठबंधन की सरकार देखिए पहले बनती कैसे है। तो गठबंधन सरकार देखिए कहते हैं, जब जो बिहार में चल रही है ये भी गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन सरकार कैसे बनती है बच्चों? जब किसी पार्टी का बहुमत पूरा नहीं हो पाता है तो अपने बहुमत पुराने के लिए एक दूसरे का हेल्प करते हैं और अपना बहुमत पूरा करके राज्य में या देश में अपना सरकार बनाती है, जिसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो राजनीति को कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? और राजनीति दल में क्या होता है? दो पार्टी होती है। क्या होती है? दो पार्टी होती है। अगर एक पार्टी वाले गलती करें दूसरा पार्टी उसका विरोध करेंगे, आप बोलेंगे अगर आप गलती कीजिएगा हम अपना जो मेरा वोट है वो अपना अपना वोट ले लेंगे और उसका सरकार गिर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लोग जो है जो पार्टी इसका रहता है वो पार्टी डरती है और वहाँ पे गलत काम होने से रोका जाता है। और ये आपका अच्छा भी और बुरा भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच्चा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले ही समझा दिया है। नेक्स्ट आपका है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल होता है? तो ये देखिए आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन है बच्चों। इसका देखिए हम थोड़ा समझाते हैं आपको कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो भारत में लोकतंत्र को सफल करने के लिए यहाँ पे जातिवाद असमानता को खत्म करना होगा। ठीक है, लोगों को शिक्षित करना होगा, लोगों को जाति के आधार पर बंटवारा नहीं करेंगे, लोगों को जाति के आधार पर काम को बंटवारा नहीं करेंगे, सभी धर्म को समान माना जाएगा, सभी जाति को समान माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोकतंत्र को सफल लोकतंत्र कर सकते हैं। ठीक है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है? संक्षेप में बताओ क्या है बच्चों? आर्थिक नियोजन क्या है? संक्षेप में व्याख्या करिए। आपका है क्वेश्चन। उससे पहले देखिए क्वेश्चन हमने लिखा भी है कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से उच्च तथा पिछड़ी जातियों में विभाजित हो गए हैं। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंचे जातियों के हाथों में है। ऊंचे जातियां प्रारंभ से ही सुविधा संपन्न रहे हैं। खास तौर पर दलित जाति सत्ता से हमेशा दूर रहा है। इस प्रकार भारत में उपयुक्त जातिगत असमानताएं हैं। नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि आर्थिक नियोजन क्या है? संक्षिप्त में लिखे। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में यह कार्य राजनीतिक विकास परिषद एवं नीति आयोग के माध्यम से किया गया है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय करना। नेक्स्ट बच्चा आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रेडिट कार्ड क्या है? बच्चों क्या है क्रेडिट कार्ड क्या है? तो इसका बच्चा आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या? क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक मुद्रा का एक रूप है जिसके माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदी जा सकती है। बैंकों या व्यापारियों संस्थाओं द्वारा क्रेडिट कार्ड को अपने ग्राहकों को भी दी जाती है। विश्व में प्रचलित कुछ क्रेडिट कार्ड है जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। आपको बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 42वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है क्या? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय अथवा एकीकरण किया जाता है ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही आज विभिन्न देशों की वस्तुएं हमारे देश में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका? अगला क्वेश्चन बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? समझाते क्या आय से क्या समझ? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है तो बच्चा, तो प्रति व्यक्ति आय क्या निकालने का नियम क्या है? वैसा आय क्या है? वैसा आय जब देश की कुल
आय में, जब देश की कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जब उससे जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है 2004 के अनुसार वो कितना 28,000, जो 2004 कितना कितना है तो 28,000 है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे कहते हैं बच्चों? जब देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या जब भाग देते हैं उससे प्राप्त भागफल से जो मुद्रा या पैसे प्राप्त होते हैं उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है एटीएम क्या है? तो एटीएम एक प्लास्टिक का मुद्रा है जिससे कि उसके धारक जो है कभी भी किसी भी क्षण कहीं पर भी पैसा निकाल सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है बच्चों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ताओं से कौन कौन से अधिकार है? क्या उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार है? तो इसमें लेना है बच्चों, उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकार है। नंबर 1 में देख लेना है क्या उपभोक्ता जो है क्या कर सकते हैं? नकली सामान के विरुद्ध में अपना केस दर्ज कर सकते हैं, जिसका कि हेल्पलाइन नंबर है 1811 4000। इस नंबर पर दर्ज करके अपना केस दर्ज करा सकते हैं। दूसरा में लेना है कि अपना क्वालिटी देख के सामान लेना चाहिए। अगर खराब निकल जाए तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर उसके पास पक्की बिल है तो जाकर केस कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और सामान की क्वालिटी देख के लेना चाहिए, ये आपका क्या है? उपभोक्ता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा प्रदान करती है? बच्चों क्या है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा प्रदान करती है? तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है कि गैर सरकारी सेवा संस्था सेवा प्रदान करती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो गैर सरकारी सेवा संस्थान वाले कभी भी किसी भी क्षण अपना पैसा दे देते हैं और उस पैसा से वो लोग उपयोग करते हैं। जैसे देखिए आपके गाँव में कोई कमेटी चलता होगा तो वो जो कमेटी चल रहा है बच्चों जो कमेटी चल रहा है उस कमेटी में कोई अगर बड़े लीडर वहाँ पे नहीं आए हैं तो जो छोटा मोटा लीडर रहते हैं वो पैसा पर निकाल देते हैं और उस पैसा निकाले हुए को क्या करते हैं? आगे चल के उपयोग करते हैं। अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो फिर पैसा उसका खत्म होता है। तो इससे यह साबित होता है कि जो ये आपका जो है गैर सरकारी संस्था है वो सेवा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि आपके रिश्तेदार में आपके जो आपके मम्मी मान लीजिए बीमार है, पापा बीमार है, तो आपका घर कौन चलाएगा? आपके चचा दादी या तो आपका मौसा मौसी रिश्तेदार तो को चलाएंगे। इसे ये कहते हैं क्या करते हैं? तो इस ऐसे अधिकार को गैर सरकारी संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली तथा मौद्रिक प्रणाली कैसे कहते हैं? बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कैसे कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है वैसा प्रणाली, क्या बच्चों होता है? वैसा प्रणाली से में कि मुद्रा के द्वारा मुद्रा से मुद्रा के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुद्रा से मुद्रा के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे चावल देकर के आटा लेना, दूध देकर के दही लेना, दाल देकर के गेहूँ लेना, ये सब जो प्रणाली होता है ये आपको अच्छा क्या होता है? तो ये आपका वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। ठीक है, आपका जो अगला उसी में है मौद्रिक प्रणाली कैसे कहते हैं? तो मुद्रा के लेन देन को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा से कोई सामान का मुद्रा के लेन देन को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। वस्तु प्रणाली का उपयोग आप लोग भी किए होंगे बचपन में। आपकी अगर आपके मोहल्ले में जब आपका बिस्किट वगैरह कुछ या कुछ आइसक्रीम वाला बिकने आया है, बम्बई मिठाई वाला बिकने आया है, आपके पास अगर बम्बई मीठा नहीं है और वो आपका जो भुट्टा है वो सब बच्चों नहीं है, तो उसमें क्या करना है तुमको करना क्या है कि जहाँ आग जल रहा है वहाँ जाकर पका लो, बस तुम जाके थोड़ा सा खा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बच्चों क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? वैसा कंपनी क्या है? वैसा कंपनी जो कि एक देश में ना रह करके और भी देशों में दूसरे भी देशों में जाकर के व्यापार करे, तो वैसे कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे देखो आपको हो गया जीरो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एयरसेल हो गया, एयरसेल आपको हो गया, ठीक है, वोडा हो गया, ये सब क्या ये आपका है विदेशी कंपनी। क्या आपका है? विदेशी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सहकारिता सब क्या समझ बच्चे क्या है? सहकारिता सब क्या समझते हैं? तो सहकारिता करता है सहायता करना। सहकारिता क्या होता है बच्चों? सहायता करना, एक दूसरे का हेल्प करके आगे बढ़ना, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करना ही सहकारिता कहलाती है। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? बच्चों क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? संक्षिप्त में लिखे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो था 1881 में। कितना हुआ? 1881 से हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित होने का कारण था क्या? इसका जो हेल्पलाइन नंबर बच्चों है बताते हैं 1811 था। कितना बच्चा है? 1811 4000। ठीक है, तो उपभोक्ता का जो संसद का अधिनियम जो संसद में हुआ बोल रहा लिखने के लिए, तो इसमें लिखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित 1986 से हुआ है। इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका जो संस्थापक थे हुआ इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1811
4,000। इसका उद्देश्य क्या था कि कोई भी दुकानदार जो है अगर किसी ग्राहक से वो पैसा ठग लेता है, उचित मूल्य के बिना अधिक पैसा ले लेता है, तो इस तरह से वो आपके अपना जा करके केस दर्ज कर सकता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था किससे करते हैं बच्चों, क्या है अर्थव्यवस्था किससे करते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, क्या बच्चों, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। यह आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यापार, उद्योग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, क्योंकि आर्थिक विकास से हमें आय प्राप्त होता है, इसलिए ऐसी क्रिया मानव किसी अर्थव्यवस्था में रहकर ही कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या वैश्वीकरण के बिहार पर पड़े प्रभाव को लिखे। और ये आपका देखिए मोस्ट वी क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर लिख लें। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका बच्चा, वैश्वीकरण के का व्यवहार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है जो निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे बच्चों सकारात्मक, क्या पहले लिखेंगे सकारात्मक, इसमें क्या लेना, पहले एक मिनट लिखेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि। बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नंबर 2 लिखेंगे निर्यात में वृद्धि। बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है। नंबर 3 में लिखेंगे शुद्ध जल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। बिहार के शुद्ध राज्य घरेलू, ठीक है, उत्पाद में वृद्धि हुआ था। नंबर अब लिखेंगे नकारात्मक, क्या लिखेंगे बच्चों, नकारात्मक लिखेंगे, इसमें क्या लेना है कुटीर उद्योग एवं लघु लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। नंबर 2 लिखेंगे बेरोजगार एवं विपरीत प्रभाव पड़ा। नंबर 3 लिखेंगे बच्चों कृषि आधारित उद्योगों का विकास कर अपेक्ष किया गया है। उसके अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है बच्चों का अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। इसका आंसर बच्चों आर्थिक संरचना का महत्व किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक संरचना जैसे बैंकिंग, अस्पताल, संचार, यातायात, ऊर्जा आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट बच्चा आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। इसमें आंसर बच्चों उपभोक्ताओं के शोषण के तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में देखिए लिखेंगे बच्चों क्या, नंबर 1 लिखेंगे कि महंगे सामान में घटिया सामान मिला देना। महंगे सामान में घटिया सामान मिला देना, पुराने पापड़ को नए पापड़ के साथ मिला देना। अगला लिखेंगे बच्चों तुम्हारा कि बरंगा दे देना। ठीक है, क्या देगा बरंगा दे देना। उसके बच्चों लिखना है कि ये उपभोक्ताओं के शोषण के क्या कारण है, जो आपका जो घी है उसमें आपको क्या मिलने देगा, तेल मिलने देगा, और आपका जो पुराना सामान है उसको नए तरीके से बना करके उसे बेच देंगे झूठ सही कर करके। तो ये उसका क्या है, उसका क्या है हानि है बच्चों, क्या है आपका है सॉरी उपभोक्ताओं के शोषण के तरीका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है बच्चों, कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है बच्चों। इसमें लिखेंगे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 में बच्चों लिख के देखेंगे शिक्षा का अभाव। क्या लिखेंगे बच्चों, शिक्षा का अभाव। इसमें लिखना है बिहार में शिक्षा का अभाव, बिहार में शिक्षा का अभाव है जिसमें कि लोग सही तरह से उसका उपयोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है। 2 में लिखेंगे क्या, बिहार में कृषि प्रधान, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, बिहार किस है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोग क्या है कृषि पर ही आधारित है। क्या है बच्चों कृषि पर आधारित है, जिसमें क्या अच्छी कृषि नहीं हो पाती है तो बिहार पीछे रह पाता है। दूसरा लिखना है बच्चों कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था वो बहुत ही खराब है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कभी बाढ़ आता है तो कभी सूखा तो कभी वर्षा हो जाती है, जिसके कारण कि बिहार पीछे है। दूसरा लिखेंगे यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के जो गाने गाने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पे बिहार को पूरा बदनाम कर रहे हैं। अब जब बिहार को बदनाम कर रहेगा तो बिहार में आएगा कौन। बिहार में देखिए आपका 80% जो गाने हैं बहुत अच्छे गाने हैं भोजपुरी में, लेकिन जो 20% गाना है जो अल्लड़ वाला गाना है वो सुनने के बाद क्या होता है, बिहार के लोगों के प्रति बाहरी राज्यों के का जो होता है व्यवहार कुछ अजीब होता है। ठीक है, तो यहाँ के जो गायकों होता है वो वैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे गाना चलेगा क्या, पुदीना बेचेगा, क्या होता है पुदीना बचेगा भाई, पुदीना बचेगा तुम क्या कर लेगा, नो रोटी खाएंगे और जिंदगी संगे बिताएंगे। देखिए नो रोटी खाएंगे क्या, गरीब है छोटा गरीब ही रह जाएगा। ठीक है, कितना नोट कटेगा तुम्हारे शरीर में कैल्शियम कम मिल जाएगा, कैल्शियम कम तो मर जाएगा।
तो ऐसा सा है। लेकिन और सभी राज्यों में उसका सोच ही बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इतना गंदा गंदा देखिए कुछ इस तरह से कोई जो गाना है क्या है, अगरबत्ती है, परमाणु बम है, कहाँ का लहंगा तंगा, ये सब गाना है। क्या ये सब अच्छी गाना है? तो इस सब गाने से क्या होता है, बिहार और भी इस सब गाने के कारण ही पीछे चला जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे खनन का अभाव। क्या बिहार में खनन का अभाव? बिहार जब कृषि प्रधान आ जाए तो यहाँ की जो 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो यहाँ के लोग कृषि करते हैं। यहाँ पे खनन का अभाव है, यहाँ क्योंकि पठार भी नहीं है। अब देखिए अगर पठार खोदेंगे तो वहाँ पर पठार में क्या मिलेगा बच्चों? आपका जब पठार खोदेंगे तो पठार के अंदर मिलेगा सोना चांदी हीरा मोती कोयला पेट्रोलियम सबको मिलेगा। लेकिन बिहार में जब खोदेंगे, जब बिहार को खोदेंगे तो मिलेगा दारू का बोतल, जूता, चप्पल। आप टूटल चप्पल और जूता दोगे ना, एगो जूता मिलेगा। कपड़ा, ये साया साड़ी सब बुरा ये सब मिलेगा। क्या कपड़ा आता है, टी शर्ट वगैरह सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? खोदने के बाद, जमीन खोदेंगे नहीं मिलेगा। तो इस सब ऐसा कुछ मिलता है नहीं, जो महंगे सामान मिलता नहीं है। यूनियन में यहाँ मिला नहीं है, जिससे कारण क्या बिहार पीछे है। ठीक है, उसके बाद लेकिन बच्चों बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिखे। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे किसानों को अधिक छूट मिले, किसानों को अधिक छूट मिले। ठीक है, किसानों को कर्जा माफ कर दी जाए। ठीक है, उसके बच्चों आपको लेना क्या है कि किसानों के क्या है बच्चों, यहाँ पे लोगों को शिक्षित कर अधिक करेंगे। लोग यहाँ पे लोगों को शिक्षित अधिक कर देंगे, जिसमें कि लोग शिक्षित रहेगा तो वोट अपना कीमती वोट सभी को नहीं देंगे। ठीक है, उसको उसी के लेना है क्या बच्चों, यहाँ पे भोजपुरी गाने पे पाबंद लगाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों है, भारत भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? तो बच्चों देखिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका, भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी कृष्ण और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण हुआ है। यहाँ की मृदा में पोटास फास्फोरस और चूना जैसी तत्वों का प्रधानता है। ये अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन बच्चों बच्चों आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, खनिज के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या है बच्चों, खनिज के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो ये खनिज के संरक्षण से हम यही समझते हैं कि खनिज का संरक्षण करना हमें अति आवश्यक है। खनिज का जो संरक्षण करना है वो अति आवश्यक है, क्योंकि खनिज का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि खनिज जो है वो लिमिट मात्रा में है। अगर लगातार हम खनिज का उपयोग करते रहेंगे तो खनिज एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और हमारे आने वाले पूर्वज उस खनिज का उपयोग नहीं कर पाएंगे और देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए खनिज का हमें संरक्षण करना अति आवश्यक है, जिसके कारण देश भी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है? बतलाते हैं आपका जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है बच्चों वो सूर्य प्रकाश के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो सौर प्लेट होता है, क्या होता है बच्चों, सौर प्लेट आपका जो देखे होगी। ठीक है, छत पे आप कर देता है सौर प्लेट। क्या होता है, सेल्फ जो सौर प्लेट होता है। ठीक है, तो सौर प्लेट के माध्यम से हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, आपका कुछ इसी तरह से रहता है। ठीक इसी तरह रहता है ना, इस तरह से बना हुआ रहता है। जब इस पर सूर्य प्रकाश आती है, जब इस बच्चों सूर्य प्रकाश आती है, जब इस पर सूर्य प्रकाश आती है, ठीक है, इसमें सूर्य प्रकाश बच्चों आती है तो इससे जो होता है बिजली उत्पन्न होता है। क्या बच्चों होता है, बिजली उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको, सौर ऊर्जा कहते हैं। ये जो आपका है एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या बच्चों है, ये आपका नवीकरणीय संसाधन जो कि कभी विश्व में कभी समाप्त होगा ही नहीं। दूसरा आप जो आपका है बच्चों इसी का है कि पवन ऊर्जा है। बच्चों क्या है, पवन ऊर्जा। तो ये पवन जो हो ऊर्जा हवा के द्वारा ऊर्जा की जरूरत किया था। तो ये जब जहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक चलती है हवा, वहाँ पर हम लोग करते हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है बच्चे, पवन चक्की होता है ना, जो नाम सुनेगा पवन चक्की, एक पवन चक्की होता है। ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े पोल गाड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग गाड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से बना दिया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपका मोटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, मोटर लगा रहता है। इसमें आपका जो पंखी लगा हुआ, इस तरह से पंखी लगा देते हैं। ठीक है, इसमें आपका पंखी लगाते हैं। जब हवा चलती है, जब ये हवा चलती है तो ये आपका टरबाइन जो है घूमती है। जब पंखी चलती क्या होता है, टरबाइन आपको घूमती है और टरबाइन से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। इसे हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा। बच्चों क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। इसमें लेना बच्चों कि पवन ऊर्जा वैसे से होती है जहाँ की तेज तीव्र गति से हवा चलती है। इसमें क्या करना पड़ता है, टरबाइन को उच्च बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े टावरों पर लगाते हैं। जब हवा चलती है तो हवा पंखी घूमने से क्या होता है, आपका टरबाइन घूमता है और टरबाइन से आपका बिजली उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग पवन ऊर्जा
के नाम से जानते हैं। ये भी आपको कैसा ऊर्जा है, ये आपका नवीकरण ऊर्जा जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसका इसी में आपका है जल विद्युत ऊर्जा। क्या बच्चों है, जल विद्युत ऊर्जा। इसमें क्या करता है बच्चों, जल विद्युत ऊर्जा को हमें प्राप्त जल से हम ऊर्जा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नदी में जो आपका जो एक मान लीजिए आपका जो नदी जब बढ़ती थी, ठीक है, आपका जो नदी बढ़ती नदी हम लोग क्या कर देंगे, बांध बना देंगे। नदी में क्या कर देंगे, बांध बना देंगे। तो बांध जब बनाएंगे तो इधर पानी जाएगा नहीं, और इधर आपको पानी बहुत सारा पानी जम जाएगा बच्चों, क्या जाएगा, बहुत सारा पानी जम जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, किसी जो छोटे छोटे होल से जब निकालेंगे, अधिक पानी जमने के बाद ये आपका प्रेशर बहुत रहेगा, इसका वजह क्या रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा। प्रेशर रहेगा तो बच्चों हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका पंखे लगा देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, आपका पंखे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ बच्चों आपका कर देंगे दो तीन से, यहाँ पे बहुत सारा पंखे लगा देंगे और इसे टरबाइन से जोड़ देंगे, और यहाँ पे आपका जनरेटर लगा देंगे, यहाँ आपका जो जनरेटर लगा देंगे। जब पंखी घूमेगा ये टरबाइन भी घूमेगा, जब ये टरबाइन घूमेगा यहाँ पे आपका बिजली निकलेगा और यहाँ पे आपका बिजली प्राप्त होगा। इस तरह की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तो जल विद्युत, जल से विद्युत ऊर्जा निकालना कहते हैं। ये भी आपका कैसा ऊर्जा है, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन कौन सा, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और ये आपका हो गया जल विद्युत ऊर्जा। ये आपका कैसा ऊर्जा है, ये आपका है एक से नवीकरणीय ऊर्जा जो कि कभी विश्व में समाप्त होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ एवं काले मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे, इनमें कौन कौन सी फसल होती है। तो इसका देखो बच्चों आंसर क्या देगा, इसका आंसर देखो बच्चों कि जलोढ़ एवं काले मृदा का विस्तार भारत के बड़े क्षेत्रों में है। यह मृदा राजस्थान, गुजरात, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल में फैली हुई है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि, ठीक है, फसलें लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, आपका अगला क्वेश्चन बच्चों है कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपायों को लिखें। प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय को लिखें, ठीक है। तो इसको देखिए, लिखने के लिए लिखेंगे कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय निम्नलिखित है। इसमें लिखेंगे पहले, सबसे पहले देखो आपका है कि शिक्षा, ठीक है। हम लोग पहले लिखेंगे शिक्षा, शिक्षा में बढ़ोतरी करना। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो प्रदूषण कम हो सकता है, क्योंकि वो समझेंगे कि प्रदूषण होने से क्या होता है। दूसरा लिखेंगे कि पेड़ पौधा का कम काटेंगे, और पेड़ पौधा काटेंगे तो उसी जहाँ पे काटेंगे बच्चों, वहाँ पे एक नए पेड़ पौधा का को लगा देंगे। उसकी भी वो लिखना है कि हमें प्रदूषण कम करने के लिए हमें कोयला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये पेट्रोल का उपयोग कम करना पड़ेगा। हमें वैसे जलन या वैसे पदार्थ का उपयोग करना चाहिए जिसमें कि आपका प्रदूषित ना हो, ठीक है, प्रदूषण नहीं हो। दूसरा क्या है कि हमें नदी के किनारे पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए। हमें जब मरे हुए मवेशियों को जल में, पानी में नहीं देना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रदूषित रोक सकता है। उसके लिए बच्चों क्या कि हम लोगों में जनसंख्या में कमी कर देंगे, क्या कर देंगे, जनसंख्या में कमी कर देंगे। जब जनसंख्या कम रहेगा तो लोग कम खाएगा और कम लेके वेस्ट पदार्थ करेगा, ठीक है, जिस कम बेरा करेगा, जिसमें क्या होगा, जनसंख्या कम रहने के बाद क्या होगा, अधिक भीड़ भाड़ नहीं होगा, अधिक लोग मरेंगे नहीं, अधिक लोग मरेंगे नहीं तो नदियाँ को पानी गंदा नहीं होगा। जब नदी पानी गंदा नहीं होगा, हमारा संरक्षण हो गया। कैसे का संरक्षण हो गया, तो आपका प्रदूषण का हो गया, ठीक है, प्रदूषण में नियंत्रण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन बच्चा है कि भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका देखिए आंसर हो क्या कि भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण काफ़ी आगमन है। पक्की सड़क की लंबाई में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रम से उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान आता है। लक्षद्वीप में सबसे कम पक्की सड़क की लंबाई पाई जाती है, जबकि पूरे देश सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। बच्चे इसका आंसर क्या, वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है जिसका निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 में लिखेंगे वन पर्यावरण में उपस्थित प्रदूषण को दूर करता है। नंबर 2 में लिखेंगे वनों से मानव विभिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त करता है। नंबर 3 में लिखेंगे यह मानव की जीवनदायी औषधि देता है। नंबर 6 में लिखे 4 में लिखेंगे बच्चों वन वर्षा जल को अवशोषित कर बाढ़ से बचाता है। इसी के लिखेंगे अगला नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे यह वन जीवन को आश्रय प्रदान करता है, रखने को घर देता है। नंबर 6 लिखेंगे कई जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण वन से ही होता है। उसका अगला क्वेश्चन बच्चों है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है,
परमाणु शक्ति। क्या बच्चों, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है बच्चों? इसका आंसर क्या, परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है। नंबर एक लिखेंगे कि यूरेनियम, ग्रेफाइट, एटीमनी, ठीक है, एल्मेनाइट, वेनेस्डियम, मोनाजाइट इत्यादि। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है, सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दिल्ली क्या है, दिल्ली के पास 6.6 मेगावाट विद्युत उत्पाद क्षमता का शक्ति गृह स्थापित है और वारुण नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का शक्ति गृह निर्माण किया गया है। इस परियोजना के नवीकरण का विचार किया जा रहा है। सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध के निर्माण पर प्रस्ताव भी है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? इसमें लिखेंगे भारत के लिए जल मार्ग का महत्व इस प्रकार है। नंबर एक में लिखेंगे इसमें रख रखाव का खर्च नहीं होता है। नंबर दो में लिखेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। नंबर तीन में लिखेंगे अधिक भारी सामानों का परिवहन जल मार्ग द्वारा ही किया जाता है। नंबर फोर में लिखेंगे इसके अंतर्गत विशेष मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन बच्चा, आपका अगला जो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है कि भारतीय किसान के बच्चों क्या, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे? इसे हमको लेना है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत में जो खेती की जाती है वो मानसून के आधार पर की जाती है। अगर वर्षा होती है तो बहुत अच्छी होती है, फसल बहुत अच्छी होती है, और अगर आपका जो मानसून है, मानसून अगर साथ नहीं दिया तो फसल अच्छी नहीं हो पाती है। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून पे ही मानसून के साथ जुआ है। जिस प्रकार किसी कोई व्यक्ति जब जुआ खेलता है तो उसे पता नहीं होता है कि हम जीतेंगे हारेंगे, वो फिर भी वो खेल खेलते हैं। अगर वो जीत गए तो अच्छी बात है, अगर हार गए तो वो भी बुरी बात है, ठीक है। उसी प्रकार से भारतीय किसान जो है कृषि करते हैं, उसे पता नहीं हो पाता कि हम जो जल लगा रहे, जो फसल लगा रहे वो फसल होगी नहीं होगी। अगर फसल हो गई तो उसी जुआ की तरफ जीत गए, और अगर वो फसल नहीं पाती वही जुआ की तरफ हार गए। इसलिए कह सकते हैं कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून क्या है, जुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का अगला क्वेश्चन क्या है, वन एवं वन्य जीव के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। इसमें बच्चों लिखेंगे वन एवं वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर एक लिखेंगे अशिक्षा। अशिक्षा होने के कारण क्या करते हैं बच्चों, उसे पता नहीं होता है कि पेड़ पौधा काट देने से क्या होता है। अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे तो उसे समझना चाहिए कि पेड़ पौधा काट दीजिएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, आप लोग सांस नहीं ले पाइएगा। लेकिन अशिक्षा की कमी के कारण बच्चों क्या करते हैं, वो लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वन्य जीव का ह्रास होता है, वन्य जीव का ह्रास होता है। दूसरा लिखेंगे की जनसंख्या में बढ़ोतरी। क्या है तो जब देखिए जनसंख्या कम, ये आपका जो शिक्षा कम है तो जनसंख्या अधिक करेगा, जनसंख्या अधिक करेगा। जब जनसंख्या अधिक हुआ तो रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, तो जहाँ पे खेती की जाती थी वहाँ पर घर बना करके वहाँ रहना पसंद करेगा। जिसमें क्या होता है बच्चों, वन्य जीव का ह्रास होता है। उससे लिखेंगे आपका पेड़ पौधा काट देना, वन्य जीवों का मतलब व्यापार करना, उसके दांतों से ये सब में व्यापार करना कुछ भी नहीं होता है, बस आपको धूर्त बनाने के लिए किया जाता है। उसे मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सीमित है। अगर वो मर पिट जाएगा तो फिर उसे हमारे पूर्वज देख नहीं पाए, आने वाले जो कल है वो देख नहीं पाएंगे बच्चों, ठीक है। उसका है भारतीय किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखे था। पेट्रोलियम से आप किस किस वस्तु का निर्माण करते हैं? तो बच्चे देखिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका, यह कृषि की अत्यंत विशिष्ट पद्धति है। इसमें एक ही फसल को खेतों में एक बार बो दिया जाता है, जिससे काफ़ी समय तक उपज प्राप्त होती है। रोपण फसल के नाम चाय, कॉफी, नारियल, रबर, ठीक है। पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है। नंबर एक लगेगा पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, मोम, प्लास्टिक, गैसोलीन, ठीक है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि बिहार में क्या है, बिहार में वन के अभाव के 2 कारण लिखे। इसमें लिखेंगे बच्चों बिहार में वन के अभाव के 2 कारण निम्नलिखित है। नंबर एक में लिखेंगे बिहार में शिक्षा की कमी है। शिक्षा का भी कारण क्या होता है बच्चों, वो समझ नहीं पाते कि जो वन है वो हमारे लिए कितना जरूरी है, उसे समझने के कारण क्या होता है, उसे काट देते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे
बिहार में वन होने का दूसरा कारण क्या है? क्या यहाँ की जनसंख्या अधिक है, यहाँ की जनसंख्या अधिक है। एक छोटे से राज्य में इतना जनसंख्या है कि लोगों के लिए घर रहने की व्यवस्था नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे लोग खेती करते थे वहाँ पे लोग हम घर बनाना शुरू कर देते हैं और कृषि पैदावार समाप्त होने लगती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के 4 कृषि समस्या को लिखे। क्या है? बिहार के 4 कृषि समस्या को लिखे। नंबर 1 में लिखे बच्चों कि बिहार के 4 कृषि समस्या निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में देख करके आप लिख सकते हो कि बिहार के समस्या के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 में लिखेंगे शिक्षा का अभाव। बच्चों क्या है? शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव है तो लोगों के यहाँ के लोग क्या लेते हैं बच्चों कि खेती करने में क्या शरीर थकता है, शरीर लेता है, मेहनत लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कृषि करने में आपका दिमाग लगता है। अगर आपका दिमाग है तो कृषि बहुत अच्छा कर सकते हैं कम मेहनत पे। दूसरा लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे उत्तम बीज की व्यवस्था नहीं है, उत्तम बीज की व्यवस्था नहीं है, उत्तम उर्वरक की व्यवस्था नहीं है, उत्तम सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ के किसान अभी भी हल से खेती करते हैं, हल से खेत को जोतते हैं, जिसके क्या है, यह साबित होता है कि बिहार के 4 समस्या कृषि 4 समस्या ये सब आ गया। ठीक है, उसके बाद है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों इसका आंसर हमने लिखा है कि बिहार में मिट्टी की नमी बहुत कम हो जाती है। मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए कई उपाय हैं। इसके लिए खेत या जमीन के टुकड़ों के चारों ओर घास का आवरण बना दिया जाए ताकि धूप का प्रभाव मिट्टी पर कम पड़े तथा खेतों में नमी बना रहे। खेती की गहराई जुताई किया जाना चाहिए। आपका अगला बच्चे क्वेश्चन है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95वां क्वेश्चन है, बाढ़ के कारणों तथा बचाव को लिखे। तो बाढ़ का जो कारण बच्चों क्या है? बाढ़ का कारण क्या है कि नदी में अधिक आपका गाद मलबे जम जाने के कारण कहते हैं जहाँ तहाँ मिट्टी भर जाते हैं। मिट्टी क्या होता है? भर जाते हैं। पेड़ पौधा कट जाने क्या होता है? मिट्टी कटा होता है, मिट्टी का कटा होता है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ बढ़ जाता है। क्या होता है? बाढ़ आपका बढ़ता है। अब हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। आप जो खेती करते हैं, आप लोग सभी लोग बच्चे कैसे हो गए? आप लोग सभी किसान के बेटे होंगे, ठीक है? तो आप लोग खेती करने आता है। मान लीजिए आपका जो एक खेत है, ये आपका क्या है? खेत है। इसमें आप प्याज लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? प्याज लगाते हैं। यहाँ पर मेड़ बनाते हैं ना, इसे कहते हैं दौंग। ठीक है, आप लोग जब दौंग बनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? आप लोग करते होंगे यहाँ पे मशीन द्वारा पानी जाता है, पाइप द्वारा यहाँ पे पानी जाता है। जब पानी जाएगा, जब अधिक भर जाएगा तो पानी आगे जा रहा है। लेकिन कभी क्या होता है बच्चों, ये मिट्टी जो है ये कट के कहाँ नीचे में गिर देता है, मिट्टी का तो इसमें कर देता है। तो ये ऊँचा होता है, ये क्या होता है बच्चों? ऊँचा होता है। तो पानी जो धार है, जो पानी बहाव है बच्चों, इसमें नहीं रह कहाँ आगे नहीं बढ़ पाता है और इस तरह फैलने लगता है। इसी का क्या कर देते हैं? जब बाढ़ आना ये होता है पूरे जमीनों पर। ये आपको खेत में समझा रहे थे, ये होता है नदी में। यह कहता है नदी में। तो नदी वाला मान लीजिए आपका जो नदी है, ये आपका जो नदी जा रहा था, ठीक है, आपका नीचे तरफ फिगर बनाते हैं। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। इससे जो नदी आपका जो बहा रही थी बच्चों, नदी जो बह रही थी, अब देखिए जो नदी बह रही है, अगर पेड़ पौधा का कट नहीं लगा हुआ तो यहाँ से आपका जो मिट्टी है कट कर कहाँ जाएगा? ये बीच में चला जाएगा। कट कर कहाँ जाएगा? बीच में चला जाएगा। तो बीच में क्या जाएगा बच्चों? पूरा ऊँचा जाएगा। बीच में टापू से जाएगा, वो बहुत सारा ऊँचा जाएगा। तो पानी रहेगा नहीं, पानी रहेगा नहीं, आगे जा पाएगा। तो पानी इधर ही फैलने लगता है, पानी इधर ही फैलने लगता है, जिससे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बचने के लिए क्या करना है? अब आपको जैसे प्लास्टिक रहना चाहिए, आपको तैराक बन के रहना चाहिए। ठीक है, बाढ़ आने से पहले आपको ऊंचे स्थान पे चले जाना चाहिए। ये सब आपका उपाय है। कुछ खाने का सामान लेना चाहिए। ठीक है, शौचालय में हम बोरिया प्लास्टिक का पूरा ढक देना चाहिए, क्योंकि अगर बाढ़ के बाद हम आए वहाँ पे साफ बैठ करेगा तो फिर हमको फोन कर सकता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है कि सुनामी के कारण तथा बचाव को लिखे। फिर अगला क्वेश्चन है भूकंप के कारण बचाव को लिखे। बच्चे इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुनामी कारण था बचाव को लिखे। इसका आंसर सुनामी समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है, इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का घेरा उठना शुरू हो जाता है, जो ज़बरदस्त क्या है? जो ज़बरदस्त आवेश के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के सेलों को सुनामी कहते हैं। नंबर 1 में लेना बच्चों, इसमें सुनामी के बचने को उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखिए क्या? समुद्र के तटीय क्षेत्रों के करीब मैंग्रोव
वनस्पति लगाना। नंबर 2 में लिखेंगे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचने के लिए प्रचार कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है कि जो है सुनामी रोधा का वो पेड़ पौधा बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भूकंप के कारण को बचा एवं बचाव को लेकर। ठीक है। तो इसका भी देखिए हमने आंसर क्या लिखा बच्चों, इसका आंसर आपको हो जाएगा भूकंप आने का निम्नलिखित कारण है। मतलब लिखेंगे ज्वलनशील क्या है बच्चों, ज्वालामुखी। बच्चों क्या है मतलब आपको लिखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का फटने के कारण भूकंप आते हैं। नंबर 2 लिखेंगे आज मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पर्यावरण को असंतुष्ट किया है, जिससे आज मानव को भूकंप जैसे आपदा का सामना करना पड़ता है। भूकंप से भूकंप का क्या बचा मिलने बच्चों क्या है कि भवनों का निर्माण आयताकार किया जाना चाहिए। नंबर 2 बच्चों लिखेंगे ईंट पत्थर का कंटीय दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 3 में लिखेंगे भवन दरवाजे तथा खिड़कियों का मॉडल भूकंप विरोधी होना चाहिए। नंबर 4 में लिखेंगे गलियों एवं सड़कों चौड़ी होनी चाहिए इसमें किलो। और जब भूकंप आए तो हमें किसी मजबूत पलंग या टेबल कुर्सी नीचे छू जाना चाहिए। और जब भूकंप जाने लगे अगर फिर भी खत्म ना हुआ हो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को हाथ को ऊपर की ओर कर किस तरह से, इस तरह से नहीं, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह आपको करना है, इस तरह से आपको करके जाना है जिसमें आपको कुछ गिरेगा तो कुछ भी होगा नहीं, इस तरह से आपको जाना है। ठीक है। या अपने सर पे कोई मोटे तकिया हो गया, आपका मोटा गंदा कपड़ा हो गया, वो से लेकर चलना है जिससे आपका कपार फूट न जाए। ठीक है। उसके बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा क्या है कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। क्या बच्चों कि आपदा क्या है कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। तब का आपदा जो है बच्चों, आपदा किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी मानव जीवन पे बहुत बड़ा संकट आ जाना, बहुत वैसे समझते हैं बहुत बड़े संकट आ जाना आपदा कहलाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आ जाना, ठीक है, आपत्ति आ जाना, ठीक है, दुविधा आ जाना, ठीक है, बोलते हैं विपत्ति पड़ जाना। तो मानव जीवन में जब विपत्ति पड़ने लगे तो उस घटना को ही आपदा कहते हैं। आपदा जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है बच्चों, 2 प्रकार का। एक होता है बच्चों कृत्रिम आपदा या बोलते हैं मानव जनित आपदा, लिखे या बोलते हैं मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा। और नंबर 2 मिलना है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है। प्राकृतिक आपदा। अब देखिए मानव जनित आपदा लिख के दे देंगे तो इसमें लिखेंगे बच्चों मानव की गलतियों के फलस्वरूप होने वाले विपत्ति को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे आग लगना, रेल दुर्घटना, ठीक है, बम विस्फोट करना, कारखानों में आग लग जाना, ठीक है, ये सब कौन सा हो गया, आपको हो गया मानव जनित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा लेना है बच्चों कि प्राकृतिक आपदा लेना है वैसा आपदा जो कि प्रकृति के द्वारा अचानक हो जाए उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे इसमें क्या लेना है, इसमें आपको लेना है तुमको, इसमें आप ले सकते हैं प्राकृतिक आपदा में ज्वालामुखी आना, बाढ़ आना, सुनामी का आना, भूकंप आना, तो ये सब आपको क्या है, ये सब का आपको क्या है प्राकृतिक आपदा है। आपके क्वेश्चन समझ गए। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या है क्वेश्चन कि भूस्खलन क्या है बच्चों, क्या भूस्खलन क्या है। इसका बच्चों दिखाया क्या जाएगा भूभाग के ढाल पर मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। आधार चट्टानों अथवा आवरण स्तर का भारी मात्रा में नीचे की ओर खिसकने क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आग के समय, क्या बच्चों आग के समय आपको सीख दिया ना, आग के समय कौन से उपाय करने चाहिए। तो आग के समय बच्चों हमें जो ज्वलनशील पदार्थ है पहले उसे घर से निकाल देना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए बच्चों, तो घर से निकाल देना चाहिए जिससे वो आग अधिक ना पकड़े। उसके बाद कब जो हमें पानी व्यवस्था करना चाहिए और हमें जो आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ होती है हम पे सबसे पहले उसे व्यवस्था करना चाहिए। पुलिस लोग हमें कॉल कर देना चाहिए। ठीक है। हमें खुले में बाहर जाना चाहिए। आपका क्या है आग से बचने, आग के समय ये सब उपाय आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 101 नंबर देखो क्वेश्चन क्या 101 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। क्या बच्चे, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। इसी बच्चे आपको लिखना है, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखेंगे मवेशियों का मर जाना, ठीक है, मवेशियों का मर जाना, फसल जो है फसल बेरा नष्ट हो जाना। उसका लिखेंगे अगला देख लिखेंगे कि बहुत सारे पैसे का नुकसान होना, ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं घर बेघर हो जाना, ठीक है, बहुत सारे परिवार घर बेघर होना, घर से निकाल जाना, ठीक है, वो बहुत सारी अपनी समस्या है। तो बाढ़ की समस्या आप जब बिहार से है आपको दिखता होगा कि बिहार में कैसे कैसे समस्या आती है, फसल नष्ट हो जाता है, बहुत सारे पैसा सब ऐसे नष्ट हो जाता है, ठीक है, यातायात की सुविधा नहीं होता है, कहीं जा नहीं सकते हैं बाढ़ के समय, ठीक है, तो ये सब आपका समस्या है, भूखमरी की स्थिति हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बाढ़ का समस्या है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। क्या बच्चों, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। और ये बच्चा आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में से पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया नहीं है, तो इस बार जरूर पूछा जाएगा। तो इसका बच्चा आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाले क्षति को कम किया जाए या इससे बचा जा सके। किसी भी प्रकार की आपदा के घटित होने से जान माल का बहुत अधिक क्षति होता है। लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा से होने वाले क्षति को कम करना ही अपना प्रबंधन मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, आपका अगला क्वेश्चन और आपका ये लास्ट आखिरी प्रश्न बच्चों है 101 नंबर, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 103 नंबर, ठीक है, ये आपका 103 नंबर प्रश्न है और लास्ट आपका आखिरी प्रश्न है। अब अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट भरें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, उसके लिए वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है क्या कि भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। बच्चे इसका आंसर है क्या, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय, ठीक है, 4 उपाय निम्नलिखित हैं। क्या, भवनों का निर्माण या आयताकार किया जाना चाहिए, कि भवनों का जो निर्माण है बच्चों कैसा, तो आयताकार, यहाँ पर बदलाते हैं कैसा, आयताकार। अगर आयताकार बच्चों रहेगा तो अगर भूकंप आएगा तो ये बच्चों घर गिरेगा नहीं, ये घर आपका जो है वो गिरेगा नहीं, ठीक है, ये बच्चों घर है आपका ये गिरेगा नहीं, ये आपका घर गिरेगा नहीं। लेकिन अगर यही घर ये आपका, लेकिन आपका जो यही घर आपका कुछ इस टाइप का घर रहेगा, आपको कुछ इस टाइप से घर रहेगा, तो भूकंप आएगा तो ये फट से गिर जाएगा, ये फट से गिर जाएगा। तो हमें कैसे ना, हमें आयताकार घर बनाना चाहिए, कैसा आयताकार घर बनाना चाहिए। नेक्स्ट दोनों में लिखेंगे ईंट पत्थर का कटियत दीवारों का निर्माण करना चाहिए, ईंट पत्थर निर्माण करना चाहिए, ना कि मिट्टी के दीवारों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 लिखेंगे भवन दरवाजों तथा खिड़कियों का मॉडल भूकंप रोधी देना चाहिए, जो दरवाजा है भूकंप रोधी देना चाहिए, ठीक है। उसके नंबर 4 में लिखेंगे गलियां एवं सड़कें चौड़ी होना चाहिए, गली अगर सड़क चौड़ी है तो हम लोग निकल करके रोड पे जा सकते हैं और भाग सकते हैं आसानी से, नहीं तो हम लोग वहीं पे दब के मर जाएंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने को लिख लिए होंगे, जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हो, अगर देख लिए हैं और सारे क्वेश्चन आप लोग का अगर कवर कर लेते हो तो आपके बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला सब्जेक्टिव नहीं है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कि इसी प्रकार का हमने एक और नोट्स बनाया है साइंस का, जिसमें कि हमने 102 क्वेश्चन, कितना बच्चों 102 क्वेश्चन को हमने लिखा है। अगर वो सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, देख लोगे तो आपका वो भी क्वेश्चन, आपका वो भी साइंस में भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आपकी पूरी गारंटी देते हैं, अगर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल में 18 नंबर देते हैं, अगर आपका जो सेट है, आपका जो सेट 11 को है सोशल साइंस का, और सेट जो आपका जो 11 है आ जाएगा वो आपका जो साइंस का जाएगा। अगर दोनों सेट को देख लेते हो और ये सारे क्वेश्चनों को 103 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में था और 102 क्वेश्चन साइंस में, कितना में साइंस में, अगर इतना क्वेश्चन जब कवर लेते हो तो आपके एग्जाम में 95% साइंस भी आपका साइंस में जाएगा और 95 नंबर आपके सोशल साइंस में आ जाएगा, कितना सोशल साइंस में आ जाएगा। उसके बाद बाकी बात मैथ के लिए हमने व्यवस्था कर ही रहा, तो मैथ के लिए हमने 26 जनवरी के बाद जो जितना वीडियो आएगा, अगर सारे वीडियो को देख लेते हो तो आपका मैथ में भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके फिर हम लोग संस्कृत पे चलेंगे, फिर इंग्लिश पे चलेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद। उसके पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, अब अपने दोस्तों में शेयर भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।